नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, है ना। तो ये जो क्लास होगी छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास वॉल्यूम 3, जो कि डॉक्टर एस.डी. चौबे और नीलेश सिंह द्वारा लिखित पिकासो पब्लिकेशन की किताब है और इसी का हम अध्ययन करेंगे चैप्टर वाइज। और चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अध्याय 1, छत्तीसगढ़ का नामकरण, है ना। इतिहास जानने से पहले हम छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में जानेंगे। इसमें हम पुरातत्ववेत्ताओं के बारे में जानेंगे और उनकी मान्यताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे टालमी क्या कहते हैं, राय बहादुर हीरालाल क्या कहते हैं, कनिंघम क्या कहते हैं, डॉक्टर वैद क्या कहते हैं, इन सभी पुरातत्ववेत्ताओं के बारे में जानेंगे और उनकी मान्यताओं के बारे में जानेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, जिनका फोटो होगा मैं फोटो से बताऊंगा, जिनका नहीं होगा वो उनका मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करूंगा, बस फोटो के माध्यम से, है ना। आइए शुरू करते हैं। पहले पुरातत्ववेत्ता हैं टॉलेमी, है ना। और टॉलेमी के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ के नामकरण में ये कहते हैं कि टॉलेमी ने अधिष्ठान पर्वतमाला के उत्तर में स्थित अधिष्ठी नामक जनपद को आधार मानते हुए अंचल को क्या कहा? अधिष्ठी कहा। अधिष्ठी कहा किसको? छत्तीसगढ़ अंचल को। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं इसको। आगे बढ़ते हैं। राय बहादुर हीरालाल जी, राय बहादुर हीरालाल कहते हैं, इनके अनुसार इनकी मान्यता थी कि महाकौशल पर दीर्घ काल तक चेदी वंश राजाओं का आधिपत्य रहने के कारण इसे चेदीसगढ़ कहा जाता था। चेदीसगढ़ कहा जाने लगा और चेदीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गया। चेदीसगढ़ से छत्तीसगढ़ सिमिलर लगता है ना। तीसरे पुरातत्ववेत्ता हैं कनिंघम। कनिंघम के अनुसार जो है, इन्होंने इस अंचल को संबोधित करने के लिए महाकौशल शब्द इस्तेमाल किया। महाकौशल शब्द इस्तेमाल किया, ठीक है, महाकौशल। इसी प्रकार डॉक्टर वैद क्या कहते हैं? डॉक्टर वैद कहते हैं डॉक्टर वैद के अनुसार इस अंचल को कौशल कहा जाता था। कौशल, ठीक है। लाल प्रद्युम्न सिंह के अनुसार, लाल प्रद्युम्न सिंह के अनुसार जो है, इस अंचल में 36 राजा अपना शासन करते थे। 36 राजा अपना शासन करते थे, ठीक है। इन राज्यों की 36 राजधानी थी। 36 राजा हैं, 36 राज्य हैं, 36 राजधानी होगी। 36 राजधानी थी, है ना। और प्रत्येक राजधानी में एक एक गढ़ था। प्रत्येक राजधानी में एक एक गढ़ था। और छत्तीसगढ़ होने के कारण इस भूभाग को जो है छत्तीसगढ़ नाम पड़ गया, है ना। छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? छत्तीसगढ़ पड़ गया। ठीक है, लाल प्रद्युम्न सिंह के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। वेगलर महोदय, वेगलर महोदय के अनुसार जो है, बिहार में जरासंध के शासन काल में, है ना, बिहार में जरासंध के शासन काल में
चर्मकारों के 36 घर यानी छत्तीसगढ़ की ओर चले और यहीं बसे, है ना। चर्मकारों के 36 घर, चर्मकारों के 36 घर छत्तीसगढ़ की ओर चले और यहीं बसे, है ना। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, इसीलिए इसका नाम भैया हो गया छत्तीसगढ़, है ना। इसी प्रकार से दलपत राव महोदय का क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। दलपत राव के अनुसार जो है साहित्य के संदर्भ में छत्तीसगढ़ का नाम सर्वप्रथम जो है खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि कौन थे, दलपत राव थे, दलपत राव, है ना। इन्होंने 1487 में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया साहित्य के संदर्भ में, है ना। और कैसे प्रयोग किया, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गढ़ैया रही, है ना। तो इस प्रकार से साहित्य में छत्तीसगढ़ का पहला प्रयोग दलपत राव ने किया। दलपत राव कौन थे, लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि थे। और ये लक्ष्मी निधि राय कहाँ के कहना चाहिए शासक थे, ये खैरागढ़ के शासक थे। आगे बढ़ते हैं। लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडेय इन्होंने भी छत्तीसगढ़ों को आधार माना कि छत्तीसगढ़ होने के कारण जो है छत्तीसगढ़ का नाम जो है छत्तीसगढ़ पड़ा, है ना। अधिकतर लोग यही मानते हैं। अगले पुरातत्ववेत्ता हैं चिस्म के अनुसार इन्होंने कलचुरी राजा कल्याण साय की राजस्व पुस्तिका को जो है आधार माना है। ये कौन थे, ये ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी थे, है ना। और इन्होंने सन 1868 में किसको आधार माना, कलचुरी राजा कल्याण साय की राजस्व पुस्तिका को, कल्याण साय के राजस्व पुस्तिका को आधार माना, किसके लिए, नामकरण के लिए, है ना। और इसके अनुसार जो है छत्तीसगढ़ को 36 किलो में 36 किलो में बांटा गया, है ना। और 36 किलो में भी ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था कि मान लीजिए ये शिवनाथ, अरे सॉरी नदी तो ऐसी होनी चाहिए ना, ये शिवनाथ नदी है। तो शिवनाथ नदी के इस पार जो है, शिवनाथ नदी के इस पार 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के उस पार 18 गढ़ की परिकल्पना इन्होंने दी, है ना। और कहा कि शिवनाथ नदी के उत्तर में, जो उत्तर है, मान लीजिए इधर को उत्तर मान लेते हैं और इधर को हम लोग दक्षिण मान लेते हैं। तो उत्तर जो है रतनपुर राज्य के अधीन था, रतनपुर राज्य के अधीन था। और दक्षिण जो है रायपुर राज्य के अधीन था, ठीक है। इतनी सारी चीजें जान गए। और जो हाँ एक तथ्य और है कि छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में सर्वाधिक प्रामाणिक तथ्य जो है इन्हीं का माना जाता है ना। और इसके अलावा और कुछ तथ्यों को देखें तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो है दक्षिण कोसल के अंतर्गत आता था, है ना। और
छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को दक्षिण कोसल एवं बस्तर के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? दंडकारण्य कहा जाता था। दंडा घने वन होने के कारण दंडकारण्य कहा जाता था। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था, न कि दक्षिणापथ कहा जाता था। ये एक बात ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पंडित गंगाधर मिश्र ने 1664 ईस्वी में कोसल के इतिहास पर कोसलानंदम नामक महाकाव्य लिखा था। किन्हें लिखा था? पंडित गंगाधर मिश्र ने गंगाधर मिश्र ने क्या लिखा था? कोसलानंदम महाकाव्य। कोसलानंदम महाकाव्य याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। मालिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पद्मावत में जो है रतनपुर का उल्लेख मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार जो है पद्मावत में भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। रतनपुर का उल्लेख है, अब मान के चल रतनपुर का उल्लेख है तो छत्तीसगढ़ का भी उल्लेख है ना। तो यहाँ नामकरण हमने कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार से हम धीरे धीरे बढ़ेंगे और दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दूसरा अध्याय है हमारा अध्याय 2 है छत्तीसगढ़ का इतिहास, जानकारी के स्रोत, है ना। जानकारी के स्रोत। यदि आपको मेरी आवाज़ स्लो लग रही होगी तो आप 2x पे करके 1.5x पे करके जो है देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास बेसिकली यहाँ से शुरू होता है। नामकरण तो इतिहास का एक पार्ट है, लेकिन मुख्य तौर पे हम जानकारी के स्रोत के आधार पर जो है इतिहास को बांटते हैं, है ना। और छत्तीसगढ़ के इतिहास जो है देश के अन्य भागों की तरह जो है मानव सभ्यता के विकास से संबंधित है, जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास से लेकर आधुनिक काल तक लंबे इतिहास का साक्षी रहा है ना। अब इतिहास को हम बेसिकली 4 पार्ट में भाग कर देखते हैं और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी हम 4 पार्ट में बांट कर देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम तो ये जो पहला पार्ट है शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास को हम 4 किन किन भागों में बांटते हैं पहले जान लेते हैं। पहले इसको हम बाइफरगेट कर लेते हैं। प्राचीन इतिहास छत्तीसगढ़, ठीक है। ये इसको हम सबसे पहले इसके अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन के स्रोत साहित्यिक आधार पर अध्ययन करेंगे, है ना। साहित्यिक आधार पर अर्थात बौद्ध साहित्य से कौन सी जानकारी मिलती हैं, वैदिक साहित्य से कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं, जैन साहित्य से कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं। इसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य अर्थात लेख, अभिलेख, मुहरे हो गए, सिक्के हो गए, इनको जानकर हम अध्ययन करेंगे। तीसरा है यात्रा वृत्तांत, जैसे चीनी यात्री वेन सांग आए, है ना, उन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कहा, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, इन सब के बारे में। टॉलमी हो गए, है ना, टॉलमी एक यात्री ही थे। और आखिर में हम जानेंगे मौखिक साहित्य के बारे में। मौखिक साहित्य के बारे में,
ठीक है। मौखिक साहित्य में फूलवासन की गाथा हो गई, गोपल्ला गीत हो गया, घोटुल इत्यादि जो है, इनके माध्यम से जो है हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आने वाले वैदिक साहित्य के से, है ना, कि वैदिक साहित्य से हमको छत्तीसगढ़ के बारे में कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं वैदिक साहित्य को। वैदिक साहित्य, इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा हमको दिखे कि हाँ ये टॉपिक है हमारा, है ना। बाइफरगेट होना दोस्तों ज़रूरी है, और यदि अंतर आपको समझ में नहीं आता है तो जीवन में भी बहुत कठिनाई होती है कि सही इंसान कौन सा है, गलत इंसान कौन सा है। तो बाइफरगेशन जीवन से लेके सब्जेक्ट में होनी चाहिए, सब्जेक्ट के अंदर सब टॉपिक्स में भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य की बात करें तो 1500 से 600 ईसा पूर्व के कालावधि को हम वैदिक साहित्य के उसमें बांट सकते हैं, और इसको भी हम दो पार्ट में बांटेंगे, है ना। पहला भाग कौन सा होगा? पहला भाग होने वाला है ऋग्वैदिक काल। पहला ऋग्वैदिक काल, और दूसरा भाग इसमें होने वाला है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल, है ना। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ये जो हो जाएगा इसका टाइम पीरियड होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो है होगा 1000 से 600 ईसा पूर्व, है ना। 1500 से 6000 हो गया। ऋग्वैदिक काल में जो है केवल मुंज पर्वत से लेकर विंध्याचल क्षेत्र के ऊपरी भाग तक का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। कहां से कहां तक का मिलता है? मुंज पर्वत से विंध्याचल तक का वर्णन जो है इसमें मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वैदिक काल में मिलता है ना। और इसमें भी विंध्याचल के ऊपरी भाग का जो है वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसीलिए ऋग्वेद में जो है छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है, विंध्याचल के नीचे बसा है छत्तीसगढ़। तो मान के चल सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल से जो है छत्तीसगढ़ के बारे में कोई विशेष जानकारी ही नहीं मिलती है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो इस काल में जो है आर्यों का विस्तार मध्य भारत में होने लगा था, है ना, तथा नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। आर्यों का विस्तार कहाँ होने लगा? मध्य भारत में होने लगा। नर्मदा नदी को कौन सी नदी के नाम से जाना गया? नर्मदा नदी को जो है रेवा नदी के नाम से जाने लगा, है ना। और इस काल में छत्तीसगढ़ का प्रमाण मिलता है, किंतु कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता, है ना। समय बहुत पहले था और उस समय का जो है प्रत्यक्ष प्रमाण हमको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि मान के चल सकते हैं कि उस समय अखंड भारत था, तो अखंड भारत में छत्तीसगढ़ का अस्तित्व तो ही नहीं था, है ना। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ से, अब वैदिक साहित्य के बाद इसी में जो साहित्यिक स्रोत हैं इनमें हम आगे का क्या है, बौद्ध ग्रंथ से कौन कौन से हमें साक्ष्य मिले हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ के अवदान शतक हो गया, अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ से जो छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। अवदान शतक से अंगुत्तर निकाय से जो है छत्तीसगढ़ का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जैन ग्रंथ से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, क्या जानकारी मिलती है छत्तीसगढ़ के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। तो जैन ग्रंथ से जो है
दक्षिण कोसल की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन विभिन्न जो तीर्थंकर आए जैसे ऋषभ देव है, शांतिनाथ है, पार्श्वनाथ है, महावीर स्वामी इत्यादि की जानकारी जो है छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होती है। तो जैन ग्रंथ से हम कह सकते हैं, जैन ग्रंथ से कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है ना, जैन ग्रंथ से कोई भी विशेष जानकारी नहीं मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या देखा, ये हमने साहित्यिक शोध के तहत वैदिक साहित्य, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ के बारे में जाना। अब हम पुरातात्विक साहित्य की ओर बढ़ते हैं। पुरातात्विक साहित्य में कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास के, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं पुरातात्विक स्रोत, है ना। इसको थोड़ा बोल्ड लेटर में कर लेते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, ज्यादा ही बोल्ड हो गया। पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करेंगे तो भी इसमें मुख्य रूप से हम अभिलेख के अंतर्गत शिलालेख, ताम्रपत्र, स्तंभलेख इत्यादि को शामिल किया गया है ना। और अभिलेखों में भी बात करते हैं कि कौन कौन से अभिलेख जो हैं मिले हैं। सबसे पहले है मौर्यकालीन अभिलेख के बारे में जानते हैं। मौर्यकालीन अभिलेख से छत्तीसगढ़ के बारे में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। मौर्यकालीन अभिलेख, है ना। मौर्यकालीन अभिलेख में जोगीमारा शिलालेख, जो कि सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित जोगीमारा गुफा में मौर्यकालीन शासक अशोक के लेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ? जोगीमारा गुफा में अशोककालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अशोक लेख प्राप्त हुए हैं, इतना लिखते हैं, है ना। इसके बाद सातवाहन कालीन शिलालेख की बात करें। सातवाहन कालीन शिलालेख तो सातवाहन कालीन शिलालेख जो है मुख्य रूप से गुंजी शिलालेख, सातवाहन कालीन शिलालेख है गुंजी शिलालेख, ठीक है। गुंजी शिलालेख के अलावा है किरारी का काष्ठ स्तंभ, सातवाहन कालीन है। किरारी का काष्ठ स्तंभ अर्थात लकड़ी का स्तंभ, है ना। इसके अलावा लेख युक्त प्रतिमा है, एक प्रतिमा है जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी एक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ना। गुंजी शिलालेख कहाँ है? शक्ति में है। और सातवाहन कालीन राजा वरदत्त श्री के बारे में जानकारी मिलती है। किरारी के काष्ठ स्तंभ की बात करें तो सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ है, जिसमें जो है सातवाहन कालीन कर्मचारियों के पदों का उल्लेख है। कर्मचारियों के पदों का उल्लेख है, ठीक है। और लेखयुक्त प्रतिमा की बात करें तो बूढ़ी खार मल्हार से जो है लेखयुक्त प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कि सातवाहन कालीन थी। और ये भी इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास का प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य है ना। इसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख के बाद बढ़ते हैं गुप्त वंश के अभिलेखों से, है ना। गुप्त वंश ये तो हो गया आपके मौर्यकालीन अभिलेख हो गए, ये सातवाहन कालिक शिलालेख या अभिलेख
सॉरी, ये अभिलेख होना चाहिए, गुंजी शिलालेख है, ये अभिलेख है ना। आगे बढ़ते हैं, गुप्त वंशकालीन जो है कौन कौन से लेख प्राप्त हुए हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख किसके द्वारा बनाया गया है? ये हरिसेन कृत, हरिसेन द्वारा बनाया गया, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है ना। मैं गुप्त वंश के शासक समुद्रदेव के, समुद्रदेव कहता हूं, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन है ना, जिसके द्वारा जो है समुद्रगुप्त ने जो है दक्षिण के राजा महेंद्र एवं महाकांतार राजा व्याघ्रराज को पराजित किया। महेंद्र और व्याघ्रराज को पराजित किया। किसने किया? समुद्रगुप्त ने किया। किसमें वर्णित है? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति लेख में, है ना। इसी के बाद बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख, एरण अभिलेख की बात करें तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख, किसका है अभिलेख? भानुगुप्त का। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में जो है सरब वंशीय राजा सरबराज का वर्णन मिलता है। सरब वंशीय सरब राज का वर्णन मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। 510 ईसा पूर्व की है ये अभिलेख, ठीक है। ये तो हो गए अभिलेख। अब आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न शासक और उनसे संबंधित लेख अभिलेख कौन कौन से हैं। तो राजर्षि तुल्य वंश के अभिलेख जो है भीमसेन द्वितीय द्वारा आरंग ताम्रपत्र, राजर्षि तुल्य वंश जो छत्तीसगढ़ का प्रथम राजवंश है छत्तीसगढ़ का, है ना। तो आरंग ताम्रपत्र किसका है? भीमसेन द्वितीय का। पर्वतधारक वंश से तेरा सिंह ताम्रपत्र किसका है? तुष्टिकर का है। नल वंश की बात करें तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र भवदत्त वर्मन का, केसरी बेड़ा अर्थपति भट्टारक का, पोड़ागढ़ स्कंद वर्मन का, कुलिया अभिलेख स्तंभ एवं नंदराज का, राजिम शिलालेख विलास तुंग का, उदयेंद्रीन दान पत्र जो है पृथ्वी व्याघ्र का, और पंडिया पाथर ताम्रपत्र जो है भीमसेन देव का है ना। इसी प्रकार से सभी वंश के अलग अलग जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो कालक्रम के अनुसार इनको हम एक एक करके अध्ययन करते चलेंगे, और चूंकि ये लंबा हो जाएगा यदि हम सबको लिखते चलें, तो इनको जो है आप बुक से अध्ययन कर सकते हैं। बाकी एक मैं बाइफरगेशन दे दूंगा, है ना। ये तो हो गए प्रमुख अभिलेखों के बारे में। अभिलेख के बाद हम आगे बढ़ेंगे, सिक्कों से संबंधित जो है क्या क्या साक्ष्य मिले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, उनके बारे में जानते हैं। सिक्के, सबसे पहले देखते हैं मौर्यकालीन सिक्के। मौर्यकालीन सिक्के कहाँ कहाँ प्राप्त हुए? मौर्यकालीन सिक्के, सबसे पहले मौर्यकालीन सिक्के जो है अकलतरा, ठठारिया, बारगांव से मिले हैं। अकलतरा, ठठारी, बारगांव से मिले हैं, सिक्के मिले हैं। सारंगढ़, अकलतरा, तारापुर से जो है चांदी के सिक्के मिले हैं, चांदी के सिक्के, ठीक है, चांदी के सिक्के मिले हैं। उड़ेला, आरंग एवं तारापुर से
आहत मुद्रा प्राप्त हुई है। आहत मुद्रा, है ना। ये हो गया मौर्यकालीन सिक्के। इसी प्रकार से सातवाहनकालीन सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं? सातवाहनकालीन सिक्के, सातवाहनकालीन सिक्के जो है मल्हार, बालपुर, चकरबेड़ा, है ना, ये इन जगहों से मिले हैं सातवाहनकालीन सिक्के। इसके बाद कुषाण वंश से कुषाण वंश के सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं? कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं तेलीकोट से, बिलासपुर से। कुषाण वंश के सिक्के, है ना। और वाकाटक वंश के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बानाबरद हो गया, मोहला, मानपुर हो गया, है ना, यहाँ से मिले। गुप्तकालीन सिक्के बानाबरद, पिटाईवल, खरसिया, अरंग, मल्हार से प्राप्त हुए हैं। नल वंश के सिक्के अड़ेगा, कोंडागांव, कुलिया, बालोद से मिले हैं। सरबपुरी वंश की बात करें तो प्रसन्न मात्र ने सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो गरुड़ चक्र शंख युक्त होते थे, है ना। अब पांडु वंश की बात करें तो बालपुर शक्ति से बालार्जुन का स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुआ है। मौखिक साहित्यों की बात करते हैं। अंत में क्या था? मौखिक साहित्य। तो मौखिक साहित्यों की बात करते हैं, आइए जानते हैं। मौखिक साहित्य में है फूलवासन की गाथा, फूलवासन की गाथा, गोपल्ला गीत, गोपल्ला गीत, कल्याण साई की गाथा, कल्याण साई की गाथा, सरवन गाथा है, सरवन गाथा, घोटुल पाटा, घोटुल पाटा, और हल्बी भतरी गीत, है ना। मौखिक साहित्य के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आते हैं। फूलवासन की गाथा महाकाव्य रामायण से संबंधित है। गोपल्ला गीत की बात करें तो कलचुरी काल से संबंधित है। कल्याण साई की गाथा जो है कलचुरी शासक कल्याण साई से संबंधित है। सरवन गाथा जो है बसदेवा गायन में प्रचलित है। और घोटुल पाटा राजा जोलोंग साई की गाथा है ना। हल्बी भद्र गीत काकतीय शासक अन्नमदेव से संबंधित है ना। अब इतना तो हो गया, हमने वैदिक साहित्य के आधार पर देख लिया, इधर अभिलेखों के आधार पर देख लिया, फिर सिक्कों के आधार पर देख लिया, अब मौखिक साहित्यों के आधार पर देख लिया, है ना। अब लिपि के विकास के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। लिपि के विकास के आधार पर, लिपि के विकास, लिपि के विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 3 भाग? आइए जानते हैं। सबसे पहला है, ये 3 भाग होने वाले हैं तो 3 भाग पहले ही कर देते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल कब से कब तक रहेगा? अज्ञात से लेके 2300 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल कब से कब तक है? 2300 से 1750 तक। और ऐतिहासिक काल की बात करें, ऐतिहासिक काल ये कब से कब तक है? 1750 से 1950, है ना। 2300 ईसा पूर्व अज्ञात से, और ये 2300 से 1750 ईसा पूर्व, और ये जो है 1750 से 1950
ईसा पूर्व, है ना। प्रागैतिहासिक काल में क्या है, पूर्व पाषाण काल है ना, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और अंत में नव पाषाण काल। इतने सारे आ जाए। आद्य ऐतिहासिक की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक में है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको हम 3 भागों में फिर से बांट सकते हैं। वही जो हमने पिछले पढ़ा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, है ना। प्राचीन में वही वैदिक प्राचीन काल के तहत वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत और महाजनपद काल, और मध्यकालीन इतिहास के अंतर कलचुरी वंश है गया, फड़ी नागवंश, छिंदक नागवंश, काकती वंश, और आधुनिक काल में हम मराठा शासन, ब्रिटिश शासन, 1857 की क्रांति, इन सबको पढ़ेंगे, है ना। तो इसको हम क्या कौन कौन से, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में हम 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे चैप्टर 3 को लेकर। चैप्टर 3 क्या है, प्राग ऐतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल, है ना। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, दिस इज संजय पटेल, हैव अ गुड डे। कल से इसमें मैं मैप भी बनाऊंगा, है ना। आज मैप नहीं बन पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कल से मैं मैप के साथ आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।